डुबकिया गोताखोर जब सिंधु में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज यूं मोती उसको गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और चैप्टर वाइज इन प्रश्नों में अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आप लोगों के सामने रासायनिक अभिक्रिया। और आज के इस सेशन में इस चैप्टर से हम लोग पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 5 को पार्ट 4 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसके वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां आप लोगों को टॉप 80 क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं इस टॉपिक से, क्योंकि काफी आने वाला चैप्टर माना जाता है, जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने इसके अभी तक 80 क्वेश्चन देख लिए और हम लोग अभी टॉपिक वाइज यहाँ 100 टॉप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज इसका पार्ट 5 है, जिसमें हम इसके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो कल के सेशन में पार्ट 4 में आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न था जो आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया था। सभी के द्वारा इसका सही जवाब मुझे दिया गया है। आपको होमवर्क में पूछा गया था संक्षारण, जो मैंने कल के सेशन में आपको पढ़ा दिया था कि कोरोजन इज एन एग्जांपल विच टाइप ऑफ रिएक्शन। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। संक्षारण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी मेटेलिक एलिमेंट को अगर वायुमंडल में खुला रख दें तो कुछ समय के बाद में वह धातु अपने यौगिकों का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे वह अपने मूल रूप को खो देती है और वो नष्ट हो जाती है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे लोहे में जंग लगना है ना, अगर हम लोग देखें चांदी का काला होना, तांबे में हरापन होना, तांबे का काला होना, ये सभी संक्षारण के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर हम लोग रस्टिंग की बात करें तो संक्षारण एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया होगी, यहाँ विस्थापन ऑक्सीकरण। तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ अगर हम लोग जंग लगने की बात करें तो जंग लगने में क्या होता है कि जो आयरन होता है, आयरन के साथ में Fe के साथ में ऑक्सीजन और पानी यहाँ पर जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है Ap2O3.H2O। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 4Fe और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 3O2 और H2O, XH2O यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि अलग अलग अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, और जब एक उत्पाद का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग देखेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ संयोजन अभिक्रिया इसका सही जवाब होगा, यानी यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए संयोजन यहाँ पर नहीं दिया है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होता है, और कोरोजन अगर संक्षारण की बात करें तो बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है, इसलिए हम इसको ऑक्सीकरण प्रक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। और आप ऑब्लिक करके ये भी लिख दीजिएगा कि यहाँ एक कंपाउंड का निर्माण होता है, तो यहाँ इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए पार्ट 5 के हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं, और सभी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए इन अच्छे प्रश्नों को और इनके कॉन्सेप्ट को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है कि इनमें से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है, आप लोगों को बताना है। अगर हम व्हाइट वॉशिंग की बात करें, व्हाइट वॉशिंग वॉल की अगर हम बात करें, तो दीवारों पर ये जो सफेदी आती है किसकी वजह से आती है, कली का चूना। कली का चूना यानी कि जिसे हम लोग क्या कहेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वही अगर हम लोग बांकड़े चूने की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का एक व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। साधारण नमक की बात करें तो NaCl यहाँ इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है, और जिप्सम हो जाता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो व्हाइट वॉशिंग होती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग कली के चूने को पानी के अंदर मिला देते हैं उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसे हम लोग बांकड़ा चूना बोलते हैं, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके क्या होगा कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो जो सफेदी आती है वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा।
आपको यहाँ पर एक टॉपिक समझना होगा कि किसे बांकड़ा चुना भी कहते हैं, तो इसे CaOH होल ट्वाइस इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया के और किसके बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिए यूरिया का नाम आप सभी ने सुनकर रखा है, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में यूज भी करते हैं। तो यह अमोनिया और किसके बीच में अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए यूरिया के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे अगर हम लोग यूरिया की बात करें तो यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है, यानी पहला कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था, किसके द्वारा? एफ होलर के द्वारा यूरिया का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया था। अगर हम लोग इसका केमिकल नेम देखें तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरिया को रासायनिक रूप से कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्बामाइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर इसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो NH2CONH2 यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन होता है यूरिया का। और एफ होलर ने पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया था उसका नाम था यूरिया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके द्वारा, नाइट्रोजन, यह अमोनिया और किसके बीच की क्रिया द्वारा बनता है। तो डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा, अमोनिया की क्रिया अगर हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से करवा देते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यूरिया का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बिल्कुल वो होगा हमारे बीच में ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सही जवाब होगा। तो यूरिया से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूरिया का उपयोग हम लोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं जो फसलों में दिया जाता है, और नाइट्रोजन फसलों में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार इस क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह है। आप सबसे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लोग KMnO4 के नाम से भी जानते हैं, इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर कमर्शियल नेम देखिए तो लाल दवा के नाम से भी यह उपलब्ध होता है। तो यह क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हम पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो यह क्या हो सकता है, इसके किस गुण के कारण? तो यहाँ पर बोला गया कि क्या यहाँ पर ये डिसइंफेक्ट होता है, यानी कि रोगाणु मुक्त करता है, या ऑक्सीकरण कर देता है, या अपचयन कर देता है, या फिर यहाँ पर दिया गया कि ये निक्षालन करेगा, यानी कि लीच आउट कर देगा। तो हम लोग इन सभी जवाबों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो डियर स्टूडेंट पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि ये अगर देखा जाए लाल दवा, ये रोगाणु मुक्त भी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा रोगाणु मुक्त। पर इसमें जो गुण होता है ऑक्सीकरण करने का भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो KMnO4 होता है ये ऑक्सीडाइज भी कर देता है चीजों को, इस वजह से भी यह पानी को शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ रोगाणु मुक्त इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, पर जो जहां क्वेश्चन पूछा गया है तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। देखिए पानी में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट पानी की जितनी भी अशुद्धियां होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में पानी को यहाँ पर प्यूरिफाई कर देता है। सही जवाब होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है पानी, यानी ऑक्सीकरण कर देता है, जितनी भी अशुद्धियां उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, यानी व्हाट विल बी फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर जल रहा है तो क्या बनेगा। अब आप सभी को दहन प्रक्रिया के बारे में ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर पानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पानी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो 2H2 प्लस O2 अगर यहाँ पर होगा तो 2H2O का निर्माण होगा, यानी जल यहाँ पर बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से पानी का निर्माण होता है। काफी शानदार प्रश्न है और एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सभी के सामने। जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 या बुझा हुआ चूना या लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, का उष्मीय वियोजन
देखिए उष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग जब इसको हीट देते हैं और हीट देने के बाद अगर किसी पदार्थ को टूटता है अपने छोटे पदार्थों में तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन के नाम से जानते हैं। वियोजन के मैंने कल के सेशन में पार्ट 4 में आप जाके देखिएगा, मैंने वियोजन के 3 अलग अलग प्रकार आप लोगों को बताए थे कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है उसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं और ये प्रकारों में हम लोग उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और एक हम लोग प्रकाशीय वियोजन के नाम से इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पूछा गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3 का उष्मीय वियोजन जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कली का चूना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होगा, यानी जब एक बड़ा कंपाउंड टूटकर 2 छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जो कि हरे रंग का होता है कि एक इकाई सूत्र में जल के कितने अणु होते हैं। देखिए फेरस सल्फेट का मतलब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ आयरन का कोई कंपाउंड दिया है। फेरस सल्फेट यानी कि जिसे हम लोग FeSO4.7H2O के नाम से भी जानते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, आपका एक होमवर्क है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, इसका कमर्शियल नेम क्या है। जिस प्रकार आप लोगों ने ZnSO4.7H2O को भी पढ़ा होगा, इसका भी नाम मुझे आप लोग बताइएगा। और कॉपर सल्फेट डॉट 10H2O 5H2O का भी नाम मुझे आप लोग बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं देके जा रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन है जो होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को मुझे देना है, जवाब देना है। FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O ये किनके नाम है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है FeSO4, इसमें जो जल के अणुओं की संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार और भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पोटासियम या फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है 24, एग्जाम में आता है। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको जवाब देना है 10। तो इस प्रकार जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनका नंबर एग्जाम में आपको अलग अलग यौगिकों को लेकर पूछा जाता है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है, यह गैस कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न हूबहू पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में डियर स्टूडेंट ये आता है। अब लेड नाइट्रेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इसे हम लोग लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। अब पूछा गया कि यहाँ इसको हम लोग गर्म करेंगे और जब इसको गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की एक गैस उत्सर्जित होती है। चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कंपाउंड के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पर ये टूटेगा तो यहाँ एक गैस बनती है जिसका नाम होता है NO2 गैस, यहाँ साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है और यहाँ पर लेड ऑक्साइड का निर्माण भी होता है। 3 प्रकार के कंपाउंड है जो यहाँ पर बनते हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी गैस है जिसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। तो आपको मैंने यहाँ फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर पढ़ाया हुआ है केमिस्ट्री में, चैप्टर फर्स्ट में, प्रकाश रासायनिक धूम्र। और प्रकाश रासायनिक धूम्र क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। और NO2 का जो रंग होगा ये होगा ब्राउन कलर यानी कि भूरा रंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग अपघटित करते हैं या तोड़ते हैं, गर्म करते हैं, तो किन उत्पादों का निर्माण होता है। तो यहाँ उत्पाद को भी आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ लेड ऑक्साइड का निर्माण होगा, ऑक्सीजन का भी निर्माण होगा और आपके यहाँ पर ध्यान रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आना चाहिए। चलिए तो सही जवाब इसका आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, जो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है हमारे पास बी। पूछा गया कि इनमें से किसका उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार और ये सेशन में आ चुका था और एग्जाम में भी हर बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात आती है तो फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है उसके ऊपर किसका लेप किया जाता है। तो सिल्वर का जो
कोई कंपाउंड होता है जिसमें एक तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। आप लोगों को यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि AgBr का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है उस पर लेप करने के लिए करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। AgBr सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका AgBr। सिल्वर आयोडाइड का यूज हम लोग कृत्रिम वर्षा के अंदर भी करेंगे, और सिल्वर क्लोराइड जिसे हम लोग AgCl के नाम से जानते हैं, हॉर्न सिल्वर इसका नाम होता है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से काफी शानदार प्रश्न है जो पूछा गया है। आपको बताना है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी मेटल है जो डिस्प्लेस कर सकती है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आप लोग सबसे पहले कॉपर सल्फेट लीजिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4। अगर हम लोग यहाँ पर किसी से रिएक्ट करवाते हैं तो जो कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करे। तो प्रिय विद्यार्थी हो, आप लोगों को मैंने कल के सेशन में ये काफी अच्छे से क्लियर किया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी संभव है, या किसी कंपाउंड से किसी मेटेलिक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब इसके साथ जुड़ने वाली मेटल इससे मोर रिएक्टिव हो, ज्यादा क्रियाशील हो। तो हम लोग कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को ऊपर की तरफ, जो कॉपर से ऊपर की तरफ पड़ता है, तो यहां अगर हम लोग कॉपर के नीचे आने वाली धातु देखें तो यहाँ सोना आ जाता है। तो सोना इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कम क्रियाशील है। चांदी की बात करें, चांदी भी कम क्रियाशील है, प्लेटिनम भी कम क्रियाशील है। वही अगर हम लोग देखेंगे जिंक की, जस्ते की, तो जस्ता जो है यह ऊपर आ जाता है। अगर हम लोग रिएक्टिव सीरीज को देखें, फिर से हम लोग देखें तो यहाँ सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और जिंक ऊपर आ जाता है। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका जस्ता इसको रिप्लेस करेगा, जिंक इसको रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर ZnSO4 का निर्माण होगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में कॉपर धातु यहाँ पर अलग हो जाएगी। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो डिस्प्लेसमेंट को लेकर एक क्वेश्चन था। चलिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यूनिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है। अब अवक्षेप क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जिसे हम लोग PPT के नाम से जानते हैं। अगर हम लोगों ने किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल मिलाया, तो उस केमिकल को हम लोगों ने जैसे ही मिलाया तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये डिसॉल्व नहीं होता है, और डिसॉल्व ना होने के बाद इसकी सरफेस पर यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में जमा हो जाता है। और जो ऐसे पदार्थ होते हैं, जब हम दो केमिकल को मिलाते हैं तो कुछ तो डिसॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, और यह सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस कणों के रूप में यह उसकी सतह से जमा हो जाते हैं। इन्हें हम लोग सॉलिड PPT के नाम से जानेंगे या अवक्षेपण के नाम से जानेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आ गया कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो नॉन डिसॉल्व होंगे, जो डिसॉल्व नहीं हो सकते, और सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में ये हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, यह अवक्षेप होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बोला गया क्या ये डिसॉल्व इन वाटर होता है? तो नहीं होता है। मैंने कहा है कि टेस्ट ट्यूब में अगर आप लोग इसको करवाओगे तो टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर ये आप लोगों को जमा होते हुए देखने को मिलेगा। सही जवाब होगा जल में यह अविलय होता है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन अगर हम लोग करवाएंगे तो इस प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नॉन डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर। जल में ये घुलेंगे नहीं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण का नाम देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11, इनमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो ये हम लोगों ने लास्ट 4 सेशन में इन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और मैं आशा करता हूं कि केमिकल रिएक्शन आप लोगों का अब काफी आसान बन चुका है। अब आप एग्जाम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर बोला गया है कि NaSO4, देखिए, या जहां आयनों का आदान प्रदान हो, Na प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है।
क्या यहाँ का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ में जुड़ रहा है, तो NaCl बन रहा है, और BSO4, तो यहाँ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। वही अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखें, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो AgBr का निर्माण हो रहा है, और NaNO3, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Ag सिल्वर नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो Ag प्लस है, NO3 माइनस है, तो K प्लस है, आयोडीन माइनस है, तो AgI बन रहा है, AgI बन रहा है, और KNO3 बन रहा है। तो यहां दी गई सारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल मानी जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ का उपचयन का मतलब आपको समझना है ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाना होता है, तब उस पदार्थ में क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक काफी शानदार प्रश्न बोला गया है, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। तो एक होगा ऑक्सीडेशन और एक होगा रिडक्शन। तो सिंपली हम लोग ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान किया जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। वही इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है तो वहां रिडक्शन हो सकता है। चलिए मैं कंडीशन आपको बता देता हूं। अगर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ जाता है, और यहाँ O2 जो है निकल जाता है, ऑक्सीजन की यहाँ हानि होती है और यहाँ ऑक्सीजन का लाभ होता है। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन में की वृद्धि होती है, यह भी एक सही स्टेटमेंट होगा, तभी ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन का निकलना, देखिए हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसको आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का जुड़ना, सही जवाब हो जाएगा बी वाला भी। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, जब कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होती है, और वो केटायन अधिकता बनाएगा, केटायन की अधिकता उसके अंदर होगी, यानी धनात्मक चार्ज उसके ऊपर ज्यादा आएंगे। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या, उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर काफी अच्छे लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसके लिए बहुत अच्छे से आपको मैं ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। 13 क्वेश्चन इनमें से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया को दिखाएगा, यानी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए जहां ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी हो, अगर कॉपर के पास से कॉपर ऑक्साइड था, और कॉपर ऑक्साइड यहाँ केवल कॉपर बचा है, यानी ऑक्सीजन का निकल जाना, तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो यहाँ इसका अपचयन संभव है, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर हम लोग यहाँ ये एक प्रकार की रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन होगी। बी ऑप्शन देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ में कार्बन है, और यहाँ अकेला जिंक बचता है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर सी के साथ जुड़ गया कार्बन के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसका मतलब यहाँ भी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ इसका रिडक्शन होता है और कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही अगर हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 की बात करते हैं और HCl के साथ जुड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इधर अगर हम लोग देखें MnCl, तो यहाँ एक कंपाउंड छूट गया है, आप लोगों को लिख देना है MnCl2। MnCl2 का निर्माण भी यहाँ पर होता है। चलिए मैं ठीक से इसको लिख देता हूँ। एक रिएक्शन में इस रिएक्शन को यहाँ इनकम्प्लीट दिखाया गया है, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। MnCl2 यहाँ पर बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीज से ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाती है, और मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब यहाँ इसका रिडक्शन हो जाता है, और HCl का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आकर यहाँ पर जुड़ जाती है। तो जो दिए गए सारे ऑप्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जहां ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य बताना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा। सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए एक रिएक्शन देके रखिए, 2PbO को रिएक्ट कर रहे हैं हम सॉलिड फॉर्म से कार्बन को सॉलिड फॉर्म में। तो दोनों को हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि Pb के अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ Pb होगा क्या, अपचयन हो रहा है, यानी कि Pb रिड्यूस्ड हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन या उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ PbO रिड्यूस्ड होगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होगा।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बोला गया लेड इज बीइंग रिड्यूस्ड। देखिए लेड नहीं है, लेड ऑक्साइड है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आप लोगों के जो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए वो कार्बन है, तो यहाँ ये कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये उत्पाद को लेकर जानकारी दे रहा है जो पूर्णतः गलत होगी। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित का मतलब हो जाता है ऑक्सीकरण, यानी कि कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सी। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सी और डी। तो यहाँ ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, तो यहाँ आप लोगों को कौन सा जवाब इसका सही देखने को मिलेगा? तो यहाँ सी और डी। असत्य कौन है? असत्य पूछा गया है। देखिए आप लोग यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो असत्य हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था, तो आप लोगों को बता देना है ए एंड बी इसके रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा एक उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोगों को बताना है। उष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो फेरस सल्फेट का अपघटन। देखिए फेरस सल्फेट जो भी होता है, अगर हम लोग देखें FeSO4, तो अगर फेरस सल्फेट टूट रहा है ना, तो फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो जिसका भी अपघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन, वह एक प्रकार का उष्माशोषी यानी उष्मा को ग्रहण करके टूटेगा। तो यहाँ पर उष्मीय वियोजन होगा। किस प्रकार का वियोजन होगा? उष्मीय वियोजन होगा। और किसी पदार्थ का भी अपघटन होना, डिकम्पोजिशन होना, एक प्रकार का उष्माशोषी अभिक्रिया ही माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फेरस सल्फेट का अपघटन। बाकी जो आंसर है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना। देखिए अपघटन, अगर कोई पदार्थ टूट रहा है ना, तो वहां उष्मा ग्रहण करके टूटेगा। इसलिए आप इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि आप लोगों के पास में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और CaCO3 हीट को गेन करने के बाद CaO और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी एक प्रकार का उष्मीय वियोजन माना जाता है। उष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर फटाफट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इनमें से कौन एक संचारक के लिए अनिवार्य तत्व है? एक संचारक के लिए अनिवार्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कोरोजन। कोरोजन मैंने आपको कहा है कि अगर आप किसी भी धातु को बाहर रखते हैं तो वह अपने यौगिकों का निर्माण करती है। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? तो क्या वायु और उसमें नमी की उपस्थिति बिल्कुल जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, अगर हम लोग कॉपर को रखते हैं, कॉपर मेटल को, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उसके कार्बोनेट बना लेती है और जो हरे रंग का हो जाता है, तो उसका संचरण संभव है। नाइट्रोजन की उपस्थिति, कई प्रकार की मेटल होती है जो नाइट्राइट कंपाउंड बनाती है, और इसका भी होना जरूरी है। यानी इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का होना अनिवार्य यहाँ पर माना जा सकता है। कोई भी कंपाउंड किसी मेटल के द्वारा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा है ऑक्सीकारक का मतलब आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए आपके पास में लेड ऑक्साइड था और लेड ऑक्साइड को आपने कार्बन से मैच किया, तो मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ लेड ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, यहाँ ये Pb और CO का निर्माण हो जाता है। मान लीजिएगा कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, यानी यहाँ कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन का ऑक्सीकरण संभव हुआ, ऑक्सीडाइजेशन हुआ, किसका? ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का। परंतु आपको यहाँ पर एक बात सोचना है कि ये जो ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ है, किसके कारण हुआ है? अगर ये लेड ऑक्साइड इसे ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता, तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन संभव था? तो यह हो जाएगा रॉन्ग। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है यहाँ पर कौन? जो एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है। लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का अवकरण करते हैं, यानी रिड्यूस अनदर सब्सटेंस। जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो यह तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे। ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हवा में जल उठे या पानी में घुल जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा एज ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का जो उनके साथ जुड़ रहे हैं उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
17 का सही जवाब हो जाएगा बी। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से क्या बनता है? देखिए अगर आप लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया लेड नाइट्रेट का तो क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 डॉट होल्ट वाइज। जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो भूरे रंग की गैस होती है। तो आप देख पा रहे हो लेड ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया गया है और ऑक्सीजन भी बना है। यानी यहाँ पर लेड ऑक्साइड का जब भी उसमें वियोजन करवाओगे तो किसका निर्माण होगा? इनमें से सभी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। 18 का सही जवाब हो जाएगा डी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। आपको एक्सोथर्मिक का पता होना चाहिए कि इनमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, आपको समझ में आना चाहिए। तो श्वसन, श्वसन में ऊष्मा बाहर निकलती है, सही स्टेटमेंट यह भी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का दहन, अगर हम लोग मीथेन को जलाते हैं, प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन नेचुरल गैस, मीथेन को जलाते हैं तो वहां भी ऊष्मा निकलती है। और शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना, देखिए हम लोगों ने पार्ट 3 में या पार्ट 2 में आई थिंक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है और एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है कि जब हम लोग कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं तो साग सब्जियों के द्वारा या और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा तो हीट बाहर निकलती है और इसे ही हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यानी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। काफी शानदार प्रश्न था जो आप लोगों ने किया। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को देखना होता है, यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोयले का दहन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से जल का निर्माण होना, कली के चूने से बांकड़ा चूना का निर्माण होना, या इनमें से सभी। बांकड़ा चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। आपको यह जानकारी मैंने इस सेशन में दी है। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आपको इस प्रश्न का मुझे सही जवाब देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको टॉप क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम इनसे आपकी आसानी से बनेगी। चलिए अब मैं कल की जानकारी आपको दे देता हूं कि कल मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत कम स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। देखिए इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके हम करेंगे। और इसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। तो रासायनिक बंधन की क्लासेस कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या है बिल्कुल अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा और आपको ये सेशन ज्वाइन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप लोगों को लाइक करना है ताकि ये टॉप चैप्टर जो केमिस्ट्री के सभी को मिल सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट किए हैं जो केमिकल रिएक्शन के थे और काफी अच्छे क्वेश्चन। अगर ये सारे पार्ट आप लोगों को समझ में आए हैं तो आपको वीडियो लाइक करना होगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनको आप टारगेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।